यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अभ्यास सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए कंडक्ट की गई है, जिसमें हम बाइलिंगुअल टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें आपको जो है डेली 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा टोटल एनवायरनमेंट इकोलॉजी का पर 200 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं आज, इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास जो है 20 क्वेश्चन की इसके पहले वाले लेक्चर में हम ले चुके हैं, जिसमें हमने इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी और उसके कैसे इकोसिस्टम कार्य करता है, यानी अगर बात करें स्थलीय इकोसिस्टम पर्यावरण की या समुद्री इकोसिस्टम की, और जो पर्यावरण प्रदूषण है और नवीन ऊर्जा, इसके अलावा जो पर्यावरण मुद्दे, इन टॉपिक को कवर करते हुए इसमें हमने टोटल जो है 3 सेट का क्वेश्चन बनाया है, जो 300 क्वेश्चन का है, और उसको जो है हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अगर एक बात और आपको बता दें, मैं हर बार ये बोल रहा हूँ कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर देखिए। प्रीलिम्स में मतलब जो बैक ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो आप जरूर देखिए, एनालिसिस कर लीजिए, ताकि जो भी आपको, क्योंकि इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सबसे सही तरीका है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आप बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कोई 90 डेज की रणनीति नहीं काम आने वाली, कुछ नहीं काम आने वाला, काम बस आने वाला है आपने क्या ऑब्जर्व किया है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर से, और उसको 90 दिनों में या 60 दिनों में जो भी समय बचा है उसने आपको कैसे यूटिलाइज किया है। मतलब आपको ज्ञाता नहीं बनना है, बस 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, तो आपको उसमें जो है लगभग जो है 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही सही करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि अपने इसके पहले वाला जो कट ऑफ गया है जनरल का शायद 98 वो जनरल का गया है, और ओबीसी का शायद ऐसे समथिंग 2-3 नंबर इधर उधर गया है। तो कुल मिला के जो है आपको टारगेट यही करके चलना है। तो चलिए बहरहाल आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं सबसे पहले। तो 21 में बात की गई है, एक शब्द आया था, यानी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई ऐसे शब्द आते होंगे जिसको आपको ध्यान रखना है। यानी एक आया था पुट्रेस्टिबिलिटी, यानी पुयनशीलता अच्छे तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी में कार्बनिक और पदार्थों का अपघटन शामिल है। ऑप्शन बी है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ उपस्थित की बात किया गया है, अनुपस्थित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पानी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है। ऑप्शन सी की बात की, इसमें सूर्य के प्रकाश और पानी की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है। ऑप्शन डी की बात किया गया है, इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी की अकार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है। तो इसको बात करें ऑक्सीजन का उपयोग यानी पुट्रेस्टिबिलिटी की बात करें, जो वो वर्ड है, ऐसे आपको 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शन वाले मिल ही जाएंगे। अगर इसने आपको ध्यान है तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और ये हर एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पुट्रेस्टिबिलिटी वर्ड जो है, ये ऑक्सीजन का उपयोग करके जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करता है। जैसे जो अगर देखेंगे आप शहरों में रहते हैं तो वहाँ का जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है वो कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है। आप एक लैंडफिल में रखा जाता है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है, तो वहाँ प्रचलित जो अवायवीय स्थितियों के कारण बैक्टीरिया की गतिविधि के कारण खराब और जैसे बदबू देने लगती है, तो जैसे इस प्रकार का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए जो है सही है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन शामिल है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अब बात करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22 की, जो बात करता है ल्यूमेनसेंट सोलर कॉन्स्टेटर, या इसे कहते हैं संदीप्त सौर संकेंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यह प्रत्यक्ष और विसरित और प्रकाश एकत्र कर सकता है और बरसात के दिनों में भी काम कर सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें, यह पॉलीमर का उपयोग करके बनाया गया है और कार्बनिक रंगों और जो क्वांटम डॉट्स के रूप में लेपित है।
इसके अलावा बात करें ऑप्शन 3 की, यह सस्ता और अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें सही उत्तर आपको चूज करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 का एनालिसिस करें तो सौर ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में उत्पन्न करने के लिए जो ल्यूमिनेसेंट होता है, सौर संकेंद्रक होता है, का उपयोग किया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे सौर ऊर्जा फैली हुई है, उसको एक जगह एकत्रित करने के लिए यह टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है जिसे ल्यूमिनेसेंट कहते हैं। और यह सौर कोशिकाओं के लिए एक लागत अनुकूल विकल्प है जो सौर संकेंद्रों द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्रत्यक्ष विकिरणों को एकत्र करने की इसकी क्षमता होती है। यह जो है उत्तरी क्षेत्रों में और बादलों की स्थिति के दौरान अच्छी तरह से काम करता है। सौर ऊर्जा पर कब्जा जो करने के लिए इसे सूर्य की ट्रैकिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 सही है। पॉलीमर की बात करें तो जो ल्यूमिनेसेंट का सौर संकेंद्रक है वो पॉलीमिथाइल जो है और इसके अलावा मेथाक्राइलेट या इसे कहते हैं PMMA जैसे बहुलक सामग्री की पतली चादरों से बने होते हैं। इसके साथ ही ये कार्बनिक जो रंगों और जो क्वांटम डॉट्स होते हैं या इसे क्वांटम डॉट्स दुर्लभ पृथ्वी परिसरों जैसे ल्यूमिनेसेंट रंग के साथ भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी सही है। जिसमें सही पूछा 1 और 2 किसमें है, 1 और 2 इसमें 1 नहीं है, इस प्रकार ऑप्शन बी गलत हो गया। इसमें देखिए 1 तो है 2 नहीं, इसमें ऑप्शन ये गलत हो गया। अब बचा ए और डी। अगर ऑप्शन 3 की बात करें तो जाहिर से भाई अपनी टेक्नोलॉजी प्रयोग हो रही तो यह सस्ता और अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि यह सौर सेल का सस्ता विकल्प है। यानी सोलर सेल जो है उसका सस्ता विकल्प है जो काफ़ी महंगे हैं। यानी ल्यूमिनेसेंट सोलर कॉन्सेंट्रेट जो है के उपयोग से लागत के साथ साथ उत्पादित सौर ऊर्जा दोनों में कमी आती है। इस प्रकार ऑप्शन 3 गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन 1 और 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। जो तटवर्ती और अपतटीय पवनों को फर्मों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अपतटीय पवन संयंत्र या अपतटीय पवन संयंत्र की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होते हैं। अपतटीय खेतों की तुलना में जो तटवर्ती संयंत्र का संचालन रखरखाव आसान होता है, उसमें कौन सा सही है? ऑप्शन 1 की बात करेंगे तो ये कथन सही है, क्योंकि अगर बात करें पवन संयंत्र यानी टरबाइन के समूह को संदर्भित करता है। जो पवन संयंत्र है यानी जो हवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करता है और यह अधिकतम ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उच्च पवन वेग वाले क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाता है। और जो जैसे विंड फर्म होते हैं यानी पवन फर्म होते हैं, या तो कहाँ होंगे? तटवर्ती इलाकों में होंगे या तो जो अपतटीय स्थित क्षेत्रों में होंगी। जो तटवर्ती इलाकों में जो विंड सिस्टम यानी अगर विंड फर्म जो लगाए जाते हैं वो जमीन पर काम करते हैं, जबकि अपतटीय जो होते हैं उनकी बात करें तो ये इन संयंत्र की स्थापना और रखरखाव अपतटीय पवन संयंत्र की तुलना में बहुत आसान होने के साथ साथ सस्ता भी होता है। तटवर्ती पवन खेतों के टरबाइन ब्लेड जो सस्ते होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। तो ऑप्शन 2 की बात करें तो ये जो बिजली पैदा करने के लिए पानी के एक बड़े हिस्से में पवन संयंत्र का निर्माण न केवल महंगा है बल्कि इसके रखरखाव इसे स्थापित करने के लिए अधिक लागत भी आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन जो भी 2 सही है। और इसके अलावा अगर देखेंगे अपतटीय पवन संयंत्रों का निर्माण और संचालन अपतटीय पवन संयंत्र की तुलना में जो होता है, जो तटीय होते हैं उनकी तुलना में आसान होता है। इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन 2 सही है और इसमें ए और बी दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है। छोटे व्यास वाले टरबाइनों का उपयोग करना, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पवन टरबाइनों की स्थापना करना, हवाओं की तेज गति, सघन आसपास की हवा। उपयुक्त जो में से कौन सा कारक उत्पन्न पवन ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है? अभी हमने बात की जैसे पवन टरबाइन द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, इसके कई कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे इनमें टरबाइन ब्लेड की त्रिज्या कितनी है ये भी वेरी करता है। अधिक त्रिज्या और टरबाइन के ब्लेड का व्यास उतनी ही अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी जितनी तेज टरबाइन चलेगी, इतना बड़ा व्यास और त्रिज्या का वो टरबाइन का ब्लेड रहेगा, उतना जो है अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। तो देखेंगे
छोटे व्यास वाले टरबाइन का उपयोग करना, ये जो है अधिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जितना बड़ा व्यास और रहेगा ब्लेड का, उतना ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस प्रकार जो है कौन सा जो इसमें एक गलत है तो एक जहाँ होगा वो उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बचा ऑप्शन बी और सी। और अब दो की बात करें तो इसमें देखेंगे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी या क्षेत्रों में हवा का दबाव कम होने का हवा का घनत्व तो कम होता है, इसलिए टरबाइन बहुत कुशल नहीं होते। तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टरबाइनों की स्थापना ये किफ़ायती नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन दो भी गलत, दो जहां हो वो गलत कर दीजिए, बचा कौन सा ऑप्शन बी, 3 और 4 जो है सही है। तो आपको ऑब्जर्व करेंगे टरबाइन कहाँ लगता है, तो आप इसको क्वेश्चन जो है आप जो है सही कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, इसमें भी एक मिस्टेक हो गया है कि हिंदी रूपांतरण वाले में 24 वाले में 25 का प्रिंट हो गया है 24। तो 25 क्वेश्चन देख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, द नन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स आर इफेक्टिव इन द डीलिंग विद द रिमोट एनर्जी नीड्स। ऑप्शन 2 है बायोमास बर्निंग रिलीजेस द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज द फॉसिल फ्यूल। तो जैसे इसमें बात किया गया ऑप्शन 1 में, इसमें क्या करेक्ट चूज करना। ऑप्शन 1 में कहा गया है निम्नलिखित कारकों पर विचार करना, पहले ऑप्शन की बात की गई है। तो जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं जिनकी स्थापित क्षमता जैसे सपोज करें 25 मेगावाट से कम है, वो आमतौर पर क्या पानी के भंडार के उद्देश्य से बहुत छोटा और बिल्कुल भी जलाशय वाले जो जलाशय वाले नदी के प्रकार के होते हैं, और इसलिए ये परियोजनाएं पर्यावरण के लिए उतनी हानिकारक नहीं है जितनी बड़ी परियोजनाएं जिनमें बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, छोटी, इसलिए देखा जाए छोटी जल विद्युत परियोजनाएं अपने आसपास के स्थानीय और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनके जरूरतों को पूरा करने में अत्यधिक प्रभावी होती है। तो यही ऑप्शन कहा गया, द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इफेक्टिव इन डीलिंग विथ रिमोट एनर्जी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 जो है सही है। ऑप्शन 2 की बात करें ये भी सही है, क्योंकि अगर बायोमास को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में माना जाता है, ठीक है, जो जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न कार्बनिक कचरे से जुड़ी होती है, यह जीवाश्म ईंधन के लिए एक प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग ऊष्मा और ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लेकिन बायोमास के जलने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बायोमास के जलने से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसमें ए और सी दोनों सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक डाइजेस्टर यानी अवायवीय डाइजेस्टर में, डाइजेस्टर मतलब होता है पाचक, यानी जो अवायु है, यानी बात करें तो एंड्रोबिक हो, जिसमें हवा न जाता हो, जो हवा के संपर्क में ना आ जाता हो। तो एक अवायवीय डाइजेस्टर में मीथेन युक्त बायोगैस का उत्पादन होता है। दूसरा ऑप्शन है सीमित ऑक्सीजन में कार्बनिक पदार्थों की आंशिक दहन को गैसीकरण कहा जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि ईंधन सेल संचालित वाहन ऊर्जा का रूपांतरण दक्षता के साथ शून्य प्रदूषण का कारण बनता है। इसमें कौन सा जो है कथन सही है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 आपने जैव मिथुनीकरण के बारे में सुना होगा। इसी जैव मिथुनीकरण को ही हम लोग एनरोबिक कहते हैं, एनरोबिक पाचन मीथेन युक्त कहते हैं। जो बायोगैस से उत्पादन की प्रक्रिया है ये अवायु होती है, एनरोबिक होती है। स्थितियों में क्या होता है, अवायु सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया बायोगैस और अन्य अवशिष्ट छोड़ती है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो आपने पैरोलिसिस यानी ताप अपघटन और गैसीकरण कार्बनिक पदार्थों को गर्म करने की विधियां हैं, ठीक है। और गैसीकरण के मामले में क्या होता है, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन जो है या हवा की उपस्थिति में कार्बन पदार्थ आंशिक दहन होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, सिन गैस या उत्पादक गैस का उत्पादन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से बना होता है। इसके साथ इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही पाया जाता है जो लगभग 85% है। इसमें 15% क्या होता है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। और उत्पादित जो सिन गैस होता है को आगे जो है उपयोग करने से पहले साफ किया जाता है। तो इसमें यही कहा, सीमित ऑक्सीजन में कार्बनिक पदार्थों का आंशिक दहन की गैसीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार ये भी सही है। ऑप्शन 3 गलत है। इसमें लिखा है ईंधन सेल
ईंधन जो सेल संचालित वाहन है ऊर्जा रूपांतरण दक्षता के साथ शून्य प्रदूषण करता है। ये गलत है, क्योंकि ईंधन सेल द्वारा जो भी संचालित वाहन होता है प्रदूषण कारण नहीं बनते हैं, उनके पास उच्च दक्षता भी है और ईंधन भरना आसान है। डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में जो बड़ी मात्रा में सस्पेंडेड पार्टिकल या निलंबित कण जो है सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ईंधन सेल द्वारा संचालित वाहन केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ईंधन सेल संचालित क्या करते हैं, ऊर्जा रूपांतरण दक्षता का शून्य प्रदूषण का कारण, शून्य प्रदूषण नहीं है, उसमें भी होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प होता है। इस प्रकार ऑप्शन 2 3 गलत है, कौन सा 1 और 2 सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात की गई है। हालिया मसौदा अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए की बात करें, परियोजना किसी भी पूर्व अनुमोदन के खिलाफ अपील का प्रावधान राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के पास है। ऑप्शन 2 की बात करें, या 2006 के जो EIA है यानी इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो है उसकी अधिसूचना की तुलना में सार्वजनिक परामर्श की अवधि को कम करता है। तीसरे की बात करें, पर्यावरणीय मानदंडों के लिए परियोजना की निगरानी की आवृत्ति हर 6 महीने बढ़ाई जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ऑप्शन ए की बात करें तो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये भी आप तो याद रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, क्वेश्चन पूछा गया 1986। इसके प्रावधानों के तहत क्या होता है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये आकलन जारी किया जाता है। कौन सा, EIA, और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है यह आकलन की प्रत्येक औद्योगिक या विकास परियोजना को पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए जो पर्यावरण प्रभाव का आकलन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 2020 की एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना का हालिया मसौदा पहले ही अधिसूचनाओं में कुछ बदलाव करने का प्रयास करता है। यह उन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में अपील करने का प्रावधान करता है जिन्हें पूर्व पर्यावरण मंजूरी दी गई थी। पहले के अधिसूचना में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है। तो जहां जहां 1 होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 2 में 1 नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी सही है, क्योंकि पर्यावरण प्रभाव आकलन के दौर से गुजर रही प्रत्येक परियोजना को एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें स्कोपिंग, प्रभाव विश्लेषण और इसके अलावा बात करें तो इसमें आदि शामिल होते हैं, परीक्षा जैसे जो है। और इसके दायरे और समीक्षा के स्तर पर बात करें तो जनता द्वारा परामर्श करने की आवश्यकता होती है। इस तरह के परामर्श की अवधि अब 2006 की अधिसूचना में प्रदान किए गए पहले 45 दिनों की तुलना में 2020 का जो मसौदा दिया गया उसमें 40 दिनों तक कम कर दी गई है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन जो है 2 भी सही है। तो 1 और 2 जिसमें है वो सही होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी में 2 नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दिए, बचा ए और डी। अब बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो ये गलत है, क्योंकि जो हालिया मसौदा सूचना जारी किया गया है उसमें पहले हर 6 माह के निगरानी के लिए सूचना जारी करती थी, जबकि क्या वर्तमान वर्ष में इसे 1 वर्ष के लिए जो है स्थिर कर दिया गया। इस प्रकार 1 और 2 सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसमें बात की गई है विच ऑफ द प्रोविजन गिवन द बिलो पार्ट ऑफ द पीएम कुसुम, यानी पीएम कुसुम के तहत क्या क्या प्रोविजन है। तो इसमें जो पहला प्रोविजन इसमें दिखा गया 10 गीगावाट का सोलर प्लांट, जो सोलर है या कोई भी जो है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट जो है की बात करता है। दूसरा जो है सोलराइजेशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड टू सोलर पंप्स, यानी जो सोलर पंप है उनको ग्रिड जो है कनेक्ट करना है सोलर पंप से। इसके अलावा तीसरी बात करें तो इसमें छोटे किसानों के लिए क्या हुआ है 50 किलोवाट के से कम की परियोजना है। इसके अलावा चौथा है दलदलीय चारागाह भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें करेक्ट कौन सा है, पीएम कुसुम के बारे में। तो सबसे पहले पीएम कुसुम के देख लेते हैं।
किसानों को जो है अपने खेतों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने के प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा को उत्पादन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। जो डीजल जो पंप थे, यानी जो गांव में अगर आपने देखा हो जो पंप थे या जिससे पानी निकलता, वो डीजल पानी पंपों की जगह ये सोलर पंप का इस्तेमाल करने के बढ़ावा देती। इस योजना के तहत क्या क्या था? 10 गीगावाट जो है विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज जमीन, या बात करें तो स्लिट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर या कोई अन्य नवीकरणीय ऊर्जा बिजली संयंत्र की स्थापना की परिकल्पना की दी गई थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 सही है। और इसके अलावा बात करें तो इसका उद्देश्य था ऑफ ग्रिड सौर पंप के स्थापित करना और ग्रिड से जुड़े जो विद्युत पंपों का सौरकरण करना भी शामिल है। तो इसमें जो है देखेंगे तो ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी सही है, क्योंकि छोटे किसानों के लिए क्या कहता है 5 किलोवाट से कम आकार के छोटे सौर ऊर्जा का निर्माण की बात करता है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, ये गलत है, क्योंकि चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देता है ये। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें बी आंसर सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, प्रदूषकों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए विचार कर लेते हैं। बात करते हैं, अगर ऑप्शन 1 दिया गया गुणात्मक प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो सामान्य रूप से पर्यावरण में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि जिन्हें मनुष्यों द्वारा पर्यावरण में जोड़ा जाता है। तो इसमें जो क्वालिटेटिव पॉल्यूशन होते हैं उसकी बात कर रहा है। उसके अलावा ऑप्शन 2 की बात करें, वहीं क्वांटिटेटिव प्रदूषक पदार्थ वह होते हैं जो पर्यावरण में पहले से मौजूद होते हैं। ऑप्शन 3 की बात कर रहा है, प्रदूषण और स्वास्थ्य मैट्रिक्स वैश्विक क्षेत्रीय देश में विश्लेषण रिपोर्ट प्रकाशन स्वास्थ्य एवं प्रदूषण पर वैश्विक गठबंधन द्वारा किया जाता है। उस कथन में कौन सा कथन सही है? अब बात करेंगे इसके विश्लेषण को देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। अगर प्रदूषकों के 4 वर्गीकरण की बात करें तो जो प्राथमिक प्रदूषण, चलिए पहले इसको विस्तार पूर्वक हम समझ ही लेते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसको प्रदूषक को क्या 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सपोज ये प्रदूषक है, उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग कौन सा है? प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक है, ये वह प्रदूषक होते हैं जो उसी रूप में बने रहते हैं जिसमें पर्यावरण में, जिस रूप में पर्यावरण में जुड़ते हैं उसी रूप में बने रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या करेंगे, डीडीटी की बात करेंगे, प्लास्टिक की बात करेंगे, ये भी जो है प्राथमिक प्रदूषण। आपने देखा होगा अगर उसको प्रदूषक के रूप में है प्लास्टिक, आपने फेंक दिया है तो वो उसी रूप में सैकड़ों साल तक बने रहते हैं। मतलब जिस रूप में है उसी रूप में बने रहना प्राथमिक प्रदूषक में आता है। दूसरा बात करेंगे तो दूसरे प्रदूषक की बात करें, इसे द्वितीय प्रदूषक कहते हैं। द्वितीय प्रदूषक ये प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया करते हैं, यानी जगह प्लास्टिक है, प्लास्टिक परस्पर क्रिया करके तो इनको जो है, जैसे अगर बात करें फॉर एग्जांपल बात करें तो पेरोक्सिस्टाइल है, नाइट्रेट है, यानी पैन जिसे कहते हैं। आप इसको सीधे पैन याद करिए। पैन जो है इसको पूछता ऑप्शन दे देगा कौन सा इसमें प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। तो ये द्वितीय प्रदूषक में पैन आता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो ये 2 प्रकार के प्रदूषक हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसका जो है वर्गीकरण इन 2 प्रदूषकों के अलावा तीसरे में किसका किया जाता है? मात्रात्मक प्रदूषण, जिसकी बात कर रहा है। मात्रात्मक प्रदूषक में क्या क्या आता है? यह प्रदूषक प्रकृति में सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं, यानी आपको नेचर में समान रूप से मिलेंगे, किंतु जब इनकी सांद्रता सीमा स्तर से अधिक हो जाती है तब यह प्रदूषक की भांति व्यवहार करते हैं। यानी जब तक इनकी सांद्रता सीमित रहेगी तब तक जो है ये प्रदूषक की तरह कार्य नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये तो सामान्य रूप में मौजूद है, लेकिन सामान्य से अधिक मात्रा में अगर पर्यावरण में मौजूद हो जाएंगे तो ये प्रदूषक का काम करने लगेंगे। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है 1 भी सही, 2 सही है। अब बात करेंगे गुणात्मक प्रदूषक की। तो गुणात्मक प्रदूषक वो होते हैं जो स्वभाव से प्रदूषक होते हैं और जो सामान्य रूप से पर्यावरण में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें मानव द्वारा जो है क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो प्रदूषक गुणात्मक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कवकनाशी और शाकनाशी कीटनाशक जैसे
चीजों का उपयोग करके ये प्रकृति में स्वतः उपस्थित नहीं होते, बल्कि मानवीय कारणों से पर्यावरण में घुल जाते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 और 2 सही है। ठीक है, और इसमें जो है, और इसमें प्रदूषण और स्वास्थ्य मैट्रिक्स की बात किया गया है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो 3 जो है प्रदूषण और स्वास्थ्य मैट्रिक जो रिपोर्ट है वो वैश्विक और क्षेत्रीय देशों को विश्लेषण रिपोर्ट है, जो ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन यानी GAHP द्वारा स्वास्थ्य पर लेसेंट आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 भी सही है, 1 2 3 दोनों सही, तीनों सही है। इसमें सही पूछा है ना। अब बात करेंगे 30 क्वेश्चन की। इसको ध्यान रखना है जरूर, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कहाँ से, भूजल संदूषकों से, यानी जो अगर बात करें ग्राउंड वाटर जो है जिसमें ग्राउंड वाटर से प्रदूषक मौजूद हैं, उसे संबंधित रोगों पर विचार करना है। यानी संदूषक बात करें और कंटेनमेंट्स की बात करें और डिजीज की बात करें, जैसे नाइट्रेट्स की बात करें तो नाइट्रेट्स का इसमें मिलान किया गया है, इसमें सही सुमेलित करना है। नाइट्रेट्स का मिनमाता रोग से, ऑर्सेनिक का ब्लू बेबी सिंड्रोम से, पारा का ब्लैक फुट रोग से, तो इसमें कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें, सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अगर बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें, जिसे मेटमोग्लोबिनोमिया कहा जाता है, यह आमतौर पर नाइट्रेट की जो नाइट्रेट होता है उसकी विषाक्तता से होता है, और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चे की त्वचा का रंग क्या हो जाता है, नीला पड़ जाता है, इसीलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और इससे क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा, यानी जो रक्त में होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम के कारण होता है, इसी वक्त जो शरीर नीला पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन एक रक्त प्रोटीन है जो शरीर के चारों ओर विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन लेके जाती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन जो है 2 की बात करें ये गलत हो जाएगा, तो 2 जहां हो वो गलत हो। ऑप्शन अगर बात करें ब्लैक फुट रोग की बात करें तो इसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज कहते हैं, यानी PVD कहते हैं। बैक फुट रोग को क्या कहते हैं, PVD यानी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। यह एक गंभीर रूप है जिसके परिणाम स्वरूप निचले अंगों में रक्त वाहिकाओं को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है, जो कि अंततः जो गैंग्रीन नामक रोग होता है। कौन सा रोग, गैंग्रीन। तो यह सर्वप्रथम ताइवान में देखा गया था। ऐसा रोग कहां देखा गया था, ताइवान में। दुनिया के कुछ हिस्सों में पेयजल के माध्यम से आर्सेनिक के संपर्क में आने से रक्त वाहिकाओं की गंभीर बीमारी होती है जो गैंग्रीन की ओर ले जाती है, जिसे ब्लैक फुट डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी जो है गलत हो गया है। अब बात करेंगे मिनीमाता रोग की। मिनीमाता रोग कई बार पूछा गया है और न्यूज में भी रहता है। मिनीमाता रोग जो है कभी कभी इसे जो क्या कहते हैं, इसे चीसो मिनीमाता रोग कहते हैं। गंभीर रूप से जो इसमें लेड की विषाक्तता के कारण होता है, इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधी गंभीर बीमारी हो जाती है और इसमें पैरों में सुन्नता आ जाती है, सामान्य मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है, दृष्टि बाधित होने लगती है, सुनने की क्षमता कमी आ जाती है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका संबंध नाइट्रेट से, तो यानी इन तीनों का संबंध अपोजिट साइड से, इसलिए ना तो 1 ना तो 2 ना तो 3 सही है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसको बताया मिनीमाता रोग किससे संबंधित है, पारा से, नाइट्रेट्स किस्म ब्लू बेबी से, आर्सेनिक बैकफुट से। इसमें ऑप्शन डी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31। एक आपने टर्म सुना होगा 4 प्रति 1000 यानी 4 पर 100 का उल्लेख अक्सर सुना होगा, समाचार पत्रों में देखा गया है। तो इसका संबंध किससे है, तो इसमें देखेंगे 4 प्रति 1000 पहल का उद्देश्य स्थानीय पर्यावरण के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों, जैसे कृषि इकोसिस्टम है या कृषि वानिकी है, संरक्षण कृषि से संबंधित है, या उसके मैनेजमेंट के अनुरूप जो है कृषि प्रथाओं में कार्यान्वयन के माध्यम से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों और कार्बन पृथक्करण को बढ़ाना जो है, इसका संबंध जो है मृदा कार्बन से है। इस प्रकार देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, आपने हेप्टाक्लोर के संदर्भ में कुछ बातें सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी होंगी तो यहां सुन लीजिए
हेप्टाक्लोराइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का कीटनाशी है। इसका ऑप्शन 2 की बात करें, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में किया जाता है। ऑप्शन 3 की बात करें, यह लंबे समय तक पर्यावरण में रह सकता है। कौन सा कथन सही है? तो हेप्टाक्लोराइड एक और ऑर्गेनोक्लोरीन यौगिक है जिसका उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, यह आमतौर पर एक सफेद या हल्के पीले पाउडर के रूप में बेचा जाता है। हेप्टाक्लोरसाइक्लोडीन कीटनाशकों में से एक है और इसके अत्यधिक स्थिर संरचना कारण इसे हेप्टाक्लोर दशकों तक पर्यावरण में बना रहता है। इस प्रकार लंबे समय तक पर्यावरण बना रहता है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 3 सही है। और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं किया जाता है, तो ये गलत है। इसमें 1 और 3 गलत, 1 और 3 सही। आपको अगर एक और पहले कीटनाशी पता चलेगा, जब कीटनाशी है तो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु में किया नहीं जाएगा और लंबे समय तक पर्यावरण में बढ़ेगा, क्योंकि जो कीटनाशी है इसे गुणात्मक विश्लेषण वो प्रदूषण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से 1 और 3, तो ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। भारत में पराली दहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये ठंडियों में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास। तो इसमें हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग करके पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए एक बाह्य स्थानीय उपायों में से एक है। यानी आपने अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें एक सीटू और इन सीटू वर्ड सुना होगा। तो हैप्पी सीडर मशीन का उपयोग पराली जलाने के नियंत्रित करने के लिए एक बाह्य स्थानीय उपायों में से एक है। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण ने पराली दहन पर सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट सौंपी है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो हैप्पी सीडर मशीन जो है छोटे और सीमांत किसानों को एक उचित किराए पर यह उपकरण उपलब्ध कराने के लिए एक हायरिंग सेंटर है। यह कम अवधि के चावल जैसी किस्मों को बढ़ावा देना, फसल विविधीकरण कुछ ऐसे उपायों हैं जिनको पराली जलाने को नियंत्रित करती है। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है, क्योंकि हैप्पी सीडर मशीन जो होता है वो पराली जलाने के नियंत्रित के लिए बाह्य स्थानीय उपाय नहीं है। यह जो है यह कम अवधि के चावल की किस्मों को बढ़ावा देने और फसल के विविधीकरण ऐसे उपायों के लिए है। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन 1 गलत है। तो ऑप्शन 1 गलत है, जहां 1 होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें तो यह अपनी जो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है ये भी जो है सही है। ये ऑप्शन 2 सही है। तो ऑप्शन 2 सही है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसकी और थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से गठित निकाय था जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर काम करने के लिए सौंपा गया था। यानी इससे 1998 में पर्यावरण मंत्रालय संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सूचित किया गया था। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरणीय सुरक्षा और सुधार, इसे रोकना, प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक है, और इसके बाद कुछ अपडेट की बात कर लें। बात 2020 की है, अक्टूबर की। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अध्यादेश के तहत पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया था। ठीक है, जो पहले बनाया गया उसको 2020 में भंग कर दिया गया और प्रदूषण मानदंडों की कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 20 सदस्यीय आयोग गठन किया गया था। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी सही है। हैप्पी सीडर मशीन क्या है? फसलों के विविधीकरण के संबंधित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थर्मल पावर प्लांट यानी टीपीपी को उच्च राख की मात्रा वाले कोयले का उपयोग की अनुमति दी गई है। ऑप्शन 2 की बात करें, कोयले आधारित ताप विद्युत संयंत्र अभी उद्योगों द्वारा कुल ताजे पानी की निकासी 70% के लिए जिम्मेदार है। यानी ताप विद्युत के लिए 2019 में एक नए नियम कवर किए गए वाहनों में कोयलों का परिवहन को अनिवार्य बनाते हैं। तो ये हम इसके पहले वाले लेक्चर में ये ऑप्शन देख चुके हैं। बहरहाल फिर देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी व्याख्या करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र के अनुसार कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है सभी उद्योगों द्वारा कुल मीठे पानी का निकासी का 70% जो है उपयोग के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जो है ऑप्शन 2 सही है। और इसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए नियम में
यह कहा गया है कि थर्मल पावर प्लांट को उच्च राख की मात्रा वाले कोयले का उपयोग करने की अनुमति देता है। पहले सभी जो ओपन वेस्ट टीटी जो ताप विद्युत संयंत्र की अनुमति के लिए कोयला उपयोग करना अनिवार्य था, और जिसमें 34% अधिक राख की सामग्री नहीं थी। इस प्रकार देखेंगे इसमें पूछा कौन सा क्वेश्चन सही है, तो ना तो एक सही है ना तो तीन सही है, ऑप्शन डी सही है। नए नियम क्या है? जो ताप विद्युत संयंत्र कोयले की राख की उचित निपटान और उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। प्रदूषण जो नियंत्रण प्रौद्योगिकी का उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। ढके हुए वाहनों में ही कोयला का परिवहन करना अनिवार्य बना दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसमें सही है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में कौन अमोनिया प्रदूषण के प्रभाव हैं? यानी अमोनिया प्रदूषण कारक कौन कौन सा प्रभाव होता है? यूट्रिफिकेशन, अम्लीकरण, धुंध जैसी स्थितियों का निर्माण, नाइट्रिफिकेशन और डिनाइट्रिफिकेशन, कोशिका झिल्ली का विघटन, निमोनिया और अस्थमा जैसे रोग। उप कथनों में कौन सही है? अगर बात करें तो ये अमोनिया के प्रदूषण से ये सभी होते हैं, 1 2 3 4 5 सभी ये प्रभाव होते हैं। ठीक है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया NH3 एक रंगहीन और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और घुलनशील क्षारीय गैस है। ठीक है। यह उच्च दबाव में यानी हाई प्रेशर में क्या जलीय रूप में और कम तापमान पर क्या होता है, गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है या संग्रहित हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अतिरिक्त एसिड को अप्रभावित करने के लिए गुर्दे द्वारा स्रावित शरीर की जो स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है ये शरीर में, नाइट्रेट के रूप में अमोनिया पौधों के लिए सहायक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा स्रोत पशुपालन सहित कृषि से है। अमोनिया के अन्य उपयोग, इसका उपयोग जैसे औद्योगिक रसायनों में उर्वरक, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, सिंथेटिक डाई फाइबर डाई। हाल ही में प्रयागराज में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने इकाई में इस जो है उसे लीक हो गया, यानी वो पहले की न्यूज है। ये न्यूज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अमोनिया प्रदूषण से इसके क्या क्या प्रभाव हैं ये भी ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन प्रदूषण से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से, ओजोन से, ये सब प्रभाव आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की, जो पारिस्थितिकी पिरामिड है। ठीक है। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड के संदर्भ में विचार कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पर खाद्य उत्पादक होते हैं जबकि शीर्ष पर मांसाहारी होते हैं। दूसरा बात करें पिरामिडों को प्रत्येक चरण पोषी स्तर के साथ जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा में धीरे धीरे वृद्धि होती। कौन सा कथन सही है? ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कौन सा सही है ये आपको देखना है। अगर पारिस्थितिकी पिरामिड की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या आएगा। इसको हम इस तरह देखेंगे। सबसे पहले नीचे आएगा उत्पादक, उत्पादक आएगा। उत्पादन क्या आएगा? घास की भूमि मान लीजिए आएगा। फिर उसके ऊपर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी आएंगे। फिर उसके ऊपर आएंगे मांसाहारी। फिर उसके ऊपर आएंगे सर्वाहारी। ठीक है। ये कुछ इस तरह का क्रम होता है, आपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा। अगर बात करें कथन एक की, तो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है आरक्षित तरीके से व्यक्त किए गए पोषी स्तर के चरणों में पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है, जो खाद्य उत्पादक पिरामिड के आधार बनाता है। शीर्ष मांसाहारी, सिरा मांसाहारी, जब ये हमने बताया ना शीर्ष पर क्या होता है, मांसाहारी होता है। अन्य पोषी जो उपभोक्ता होते हैं वो बीच में होते हैं। इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन एक सही है। तो जहां जहां ऑप्शन एक होगा वो सही होगा, बी में ऑप्शन एक नहीं है। दोनों में से कोई नहीं ऑप्शन होगा क्योंकि एक तो सही है। अब पिरामिड में विशिष्ट पोषी स्तरों को दर्शाने वाली कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं, जैसे हमने दिखाया प्राथमिक उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है 3 श्रेणियों में होता है। जैसे होते हैं संख्याओं का पिरामिड, जो इकोसिस्टम ये इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो 3 श्रेणियों में होता है। उसे कौन कौन से कहते हैं? एक तो होता है संख्याओं का पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड। दूसरा होता है बायोमास का। तीसरा होता है ऊर्जा
या उत्पादकता का पिरामिड। ठीक है, अब बात करेंगे कथन 2 की। तो इसमें कहा गया है जीवों की संख्या जो है, अगर बात करें तो कथन 2 गलत है, क्योंकि जीवों की संख्या बायोमास और ऊर्जा उत्पादक स्तर से जो उपभोक्ता स्तर तक प्रत्येक चरण के साथ धीरे धीरे घट या बढ़ सकती है। आरेखीय प्रतिनिधि एक पिरामिड आकार ग्रहण करता है, कमी या वृद्धि ध्यान में रखने के लिए पारस्की तंत्र पर निर्भर करता है। तो धीरे धीरे वृद्धि नहीं है, घट और बढ़ भी सकती है। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 सही है बस। अगर बात करें उदाहरण के लिए, अगर घास के मैदान के इकोसिस्टम को देखें तो संख्या पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय तंत्र को क्या होता है, जैसे घास के मैदान की बात करें तो वहां पर क्या होता है, पिरामिड जो सीधा होता है। जलीय इकोसिस्टम की बात करें तो वहां पर क्या होता है, पिरामिड जो है उल्टा होता है, यानी असली का जो है सीधा होगा और जलीय का जो है उल्टा होता है। अगर जलीय को समझना है तो हम असली वाला समझा देंगे, जलीय का उल्टा होगा। उल्टे में क्या होता है, सबसे पहले आएंगे बड़ी मछलियां, यानी प्रोडक्शन में अगर देखेंगे प्रोडक्ट में, तो यहाँ छोटी मछलियों कौन खाएगा, उनसे बड़ी मछलियां, उनसे बड़ी मछली उनको कौन खाएगा, बड़ी मछलियां। तो इस प्रकार का क्रम होता है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 36 में है ऑप्शन ए सही है, इसके कारण ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा युग्म गलत है। यानी अगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मिलान इसमें किया गया, संख्या पिरामिड यानी संख्या का सीधा पिरामिड। घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई, ये संख्या का उल्टा पिरामिड है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात की, बायोमास का उल्टा पिरामिड है। घास के मैदान की बात की गई, बायोमास का सीधा पिरामिड है। तो अभी हमने देखा कि इसमें कौन सा गलत है, तो गलत जो है इसमें ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि संख्या का उल्टा नहीं सीधा पिरामिड होता है। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जैसे उत्पादक बड़े आकार के होते हैं और जो पिरामिड का आधार बनाते हैं, जैसे उदाहरण बड़े मात्रा में होते हैं, जैसे घास के मैदान बहुत बड़े मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी जैसे फल खाने वाले पक्षी की बात करें, हाथी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और प्राथमिक उत्पादकों से कम होते हैं, जो जिसके बाद संख्या प्रत्येक क्रमिक स्तर पर घटती जाती है। इस प्रकार जो वन पारिस्थितिकी सिस्टम है वो क्या होगा, सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। ऑप्शन बी सॉरी इसमें मैंने गलत बता दिया, वन पारिस्थितिकी तंत्र सीधा होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी सही नहीं, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, हमारी व्याख्या के अनुसार ऑप्शन बी की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि एक घास का मैदान है, उसमें उत्पादकों को मुख्य रूप से घास की संख्या हमेशा अधिकतम होती है। इसके बाद क्या होता है, दूसरे पोषी स्तर शाकाहारी, तीसरे मांसाहारी और शीर्ष पर सबसे कम शाकाहारी होते हैं। तो संख्या घटती जाती है। इस प्रकार घास के इकोसिस्टम का एक पिरामिड सीधा होता है, इसका भी पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा इसके अनुसार। तो वन और घास का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है। तो ये गलत हो गया। जलीय इकोसिस्टम की बात की हमने कैसे बताया, ये उल्टा होता है, तो ये सही है। घास का पिरामिड में क्या होता है, सीधा होता है, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इसके अनुसार गलत पूछा, तो गलत में कौन सा है, गलत जो है बी है। वन और घास दोनों सीधा होगा, जलीय उल्टा होगा, घास भी सीधा पिरामिड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी दो आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है, सीधा होगा तो स्थल वाला, उल्टा होगा तो जल वाला। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव उर्वरक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की जो प्रकृति होती है प्रक्रिया को माध्यम से पोषक तत्व बनाते हैं। तीसरा बात करें, जैव उर्वरक अनुपलब्ध फास्फोरस को घोलकर और मुक्त करके फास्फोरस का अवशोषण को कम करते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का अगर देखें, सही कथन चूज करना है। तो इसमें देखेंगे अगर जैव उर्वरक के बारे में बात किया गया, तो जैव उर्वरक जो है एक पदार्थ होता है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बीज पौधों की जो सतह या मिट्टी पर लागू होने पर पौधे की प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति या वृद्धि में विकास को वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार एक ऑप्शन सही है, तो यानी एक सही होगा, तो जहां जहां एक होगा वो सही। बी में देखिए एक नहीं है, इस प्रकार बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 2 की बात करें तो जैव उर्वरक वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करने और फास्फोरस को घोलने और उसकी वृद्धि को बढ़ावा देने वाले पदार्थों के संश्लेषण के माध्यम से पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे ये भी सही है, तो 2 जहां होगा वो भी सही, 1 और 2 सही है। अब ऑप्शन 3 की बात करें तो जैव उर्वरक जो होता है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का दोहन करते हैं और इससे क्या होता है, सीधे पौधों का जो इससे
सीधे पौधों का उपलब्ध कराते हैं और इसमें जो अनुपलब्ध फास्फोरस को घोलकर मुक्त करके फास्फोरस को बढ़ाता है। यहां लिखा है फास्फोरस को कम करता है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है, यानी 1 और 2 सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है। आप एक टॉपिक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की। एस्चुरी की बात, एस्चुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुहाना या एस्चुरी पानी एक तटीय निकाय होता है जहां नदियों के मीठे पानी का प्रवाह समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाता है। मुहाना या एस्चुरी उन पौधों और जंतुओं का घर होता है जिनमें नमक की मात्रा कम होती है। ऑप्शन 3 की बात करें, मुहाना एक प्राकृतिक अवरोध पैदा करता है जो लहरों की ऊर्जा अवशोषित करता है, उसे शहरों बाढ़ से बचाता है। कौन सा कथन सही है? तो एस्चुरी की बात करें तो मुहाना वह स्थिति है जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। मुहाना ऐसे जल निकाय होते हैं जहां नदियां मीठे पानी का प्रवाह समुद्र के ज्वार द्वारा लाए गए खारे पानी के साथ मिल जाता है। यानी एस्चुरी जो होती हैं वो अगर भारत के पश्चिमी घाट को देखेंगे तो वहां पे जो जैसे नर्मदा नदी की बात करें, तापी नदी जो यहाँ पे अगर बात करें अरब सागर, तो यहाँ पर सीधे जाकर नहीं मिलती है बल्कि वो एक ऊंचाई से गिरती हैं, कुछ दूर जाकर मिलती है। और पूर्व की ओर प्रभावित करने वाली नदी जैसे गंगा नदी की बात करें तो वो डेल्टा बनाती है। और इसका कारण यहाँ पर जो आप देखेंगे पश्चिमी घाट उठा हुआ है, तो यहाँ पे नदी सीधे जो है जाकर नहीं मिलती है। और लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, अवसादी करके यहाँ पर नदियाँ जो है समुद्र में मिलने से नदी डेल्टा बनाती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो वो जाकर बंगाल खाड़ी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 1 जो है इसमें जो है ऑप्शन 1 सही है। पानी का मुहाना का एक अर्थ जो है संलग्न तटीय भाग होता है जिसमें एक या एक से अधिक नदियों बहती हैं। इसका खुले समुद्र के साथ संयोजन नहीं होता, निर्बाध संयोजन होता है। मुहाना आमतौर पर जैविक रूप से अत्यधिक उत्पादक जोन होता है। कई मुहाने कुछ प्रमुख बंदरगाहों को स्थान देते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा एस्चुरी के कार्ड और स्कार्पलैंड के कार्ड जो है यहाँ पे जो देखेंगे तो वेस्टर्न में जो है कई बंदरगाह हैं। इसलिए जो है ऑप्शन जो है इसमें देखिए ऑप्शन 1 भी सही है। और मुहाना पौधों और जंतुओं घर होता है जिनमें नमक की मात्रा कम होती है, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए नमक की मात्रा अधिक होती है क्योंकि समुद्र के पानी का मिश्रण से क्या होता है, ज्वार के कारण जो है नमक की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। तो इसमें जो वो पौधे जीवित रह सकते हैं जो उच्च नमक की मात्रा को सह सकते हैं। ऑप्शन 3 भी सही है। ये प्राकृतिक अवरोध पैदा करता है जो लहरों को ऊर्जा को अवशोषित करता है और शहरों में बाढ़ को बढ़ाता है। इस प्रकार देखो ऑप्शन 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी सही है। अब बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 40 के। रामसर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और सार्थक उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ऑप्शन बी की बात करें तो इस सम्मेलन के लिए प्रशासनिक सेवाएं जो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें करेक्ट क्या है? अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 सही है क्योंकि आर्द्र भूमि पर रामसर अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि पर उसके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो सही है, एक जहां होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन बी में एक नहीं, गलत होगा। अगर बात करें रामसर सम्मेलन की तो 1971 में क्या हुआ था, ईरान में एक रामसर नाम का शहर है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ था और 1975 में लागू किया गया था दुनिया में। तब से दुनिया में क्या है, सभी भौगोलिक क्षेत्रों से जो संयुक्त राष्ट्र के 90% इसके सदस्य हैं उसको क्या करता है, अनुबंधित पक्ष बनाने के लिए सहमत हुए हैं। हर 3 साल में क्या होता है, अनुबंधित पक्षों के प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसे सीओपी के नाम से जाना है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के रूप में जानता है, जो सम्मेलन का नीति निर्माण का अंग है और जो कन्वेंशन का काम संचालित करने और तरीकों में सुधार करने का निर्णय लेते हैं। तो इसके लिए जो है ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 गलत है क्योंकि रामसर कन्वेंशन 6 अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के रूप में जाना जाता है, यानी IOP के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल हैं, IUCN,
इसके अलावा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ जो है इंटरनेशनल। इसके अलावा बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल। इसके अलावा WWT यानी वर्ल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट। इस प्रकार जो है छह संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नहीं देता है, तो ये ऑप्शन गलत है, बचा ऑप्शन एक। तो IUCN सम्मेलन को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है, ये भी ध्यान रखना। IUCN जो है ये जो है इसको जो है रामसर को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करता है, और इसके अलावा 6 अन्य संस्थाओं के साथ ये रामसर काम करता है वेटलैंड। तो इस प्रकार आज का हमारा जो है टारगेट 20 क्वेश्चन का पूरा हुआ। तो इसमें हम 300 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से हम 40 कर चुके हैं, 260 क्वेश्चन और करना है। तो एक बार फिर कह रहे हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। और हाँ, अगर आपको लेक्चर या क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और इसमें 5000 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस बार।